नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, अंबानी वणक्कम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, आप लोगों के आशीर्वाद की, आप लोगों के प्यार की, सहयोग की, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। यहीं से शुरू करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश सिंह जी, पॉलिटिकल विमर्श के नाम से सर ने आज रखा है। ही इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट कमिंग फ्रॉम बिहार। और बिहार में इनकी पकड़ अच्छी है। बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल पे बहुत पैनी नजर रखते हैं सर। इस वक्त वेस्ट बंगाल में इतनी उथल पुथल मची हुई है, इस तरीके की न्यूज आ रही हैं जो दिल को दहला रही हैं। एक 18 साल का बीजेपी का बच्चा जिसको सरेआम टांग दिया गया, वो वीडियो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी है। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में हिम्मत है तो आप वो जाकर देखें। बट इस तरीके की चीजें वेस्ट बंगाल में पहली बार नहीं हो रही है। ममता इन चीजों के लिए जानी जाती है। ममता का शासन इन चीजों के लिए जाना जाता है। पोस्ट पोल वायलेंस हैज बिकम अ नॉर्म इन ममताज लेगेसी, आई वुड से। इसी के साथ सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हमारे पास लेटेस्ट न्यूज क्या है? मैंने सुना ममता को फिर से चोट लग गई। कितनी बार चोट लगेगी ममता को? ये खुद से लगती है या मतलब कुछ नया नया, मतलब सिंपैथी फैक्टर की कोशिश हो रही है यहाँ पे? जी। गायत्री जी को नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम। ममता को चोट लगी है और दिमागी चोट लगी है। और इस तरह की दिमागी चोट उनको तब तक लगती रहेगी जब तक उनकी राजनीति जिस तरह की वो कर रही है वो करती रहेंगी। ममता को चोट बहुत पहले भी लगा था, जो कि फोकलोर का पार्ट है। जब सीपीआई और सीपीआई एमएल की जब वहां सरकार हुआ करती थी, तो ममता की इतनी पिटाई हुई थी जब वो एक्टिविस्ट के दौर में थी कि वो कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रही थी। तब की ममता और आज की ममता में कितना फर्क आ गया है कि तब का चोट एक नेशनल इश्यू बना था जब पूरा का पूरा देश या कम से कम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया उनके साथ था। और अंततोगत्वा सीपीआई को सरकार छोड़नी पड़ी, सीपीआई की सरकार बदल गई। पर दुख का विषय यह है गायत्री जी कि ममता ने जिस सरकार को पलट करके अपनी सरकार बनाई, ममता उसी सरकार की जितनी भी जो उनके जो एलिमेंट्स थे, जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उनको अपने पार्टी में लेकर के अपनी सरकार बनाई। मैं व्यूअर्स से थोड़ा माफी चाहूंगा, बिजली यहाँ पे है नहीं और थोड़ा तो शेडो वगैरह माफ करेंगे। सर कोई बात नहीं, प्लीज कंटिन्यू, इट्स फाइन। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल वही है जो सीपीआई की वायलेंट पॉलिटिक्स जो हुआ करती थी। और यही उनके डीएनए में बसा हुआ है। और अगर हम हिस्टोरिकली भी अगर देखें बंगाल को, तो ब्रिटिशर के जमाने से लेकर के जब पहले ब्रिटिशर आए, तो एज एन एम्पायर वो बंगाल से ही उन्होंने शुरू किया था। तो वहां के लोगों में एक उनके डीएनए में बिल्कुल जो एग्रेसिव एक नेचर जो होता है वो वहां पे है। दूसरा, पार्टीशन का भी वहां पे एक अपना एक लेगेसी है। तो उस लिहाज से भी एक बिखराव और एक डीएनए का एलिमेंट है। पर आज के मॉडर्न इंडिया में, आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में, जब हम 21st सेंचुरी की और विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब इस तरह की न्यूज जब सामने आती है, तब हमें बहुत डर लगता है कि क्या हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। वेस्टर्न इंडिया को हम देखते हैं, सदर्न इंडिया को देखते हैं, और जब हम इसी चीज को बंगाल में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तालिबानी की तरफ जा रहे हैं। अब मैं इस पूरे मुद्दे को मैं संदेश खाली से मैं पहले शुरू करना चाहता हूं। संदेश खाली कोई मामूली घटना नहीं है। संदेश खाली में केवल महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ वो नहीं है, वो एक सिस्टम जो उजागर हुआ संदेश खाली में। जो सीबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट ने जो बोला कि भाई सीबीआई को आप दे दीजिए केस, जिसके खिलाफ फिर ममता सुप्रीम कोर्ट में चली गई। मेरा अपना आशय है कि शायद कोई उनको खास मदद नहीं मिलेगी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो वेरी टफ ऑन लॉ एंड ऑर्डर। तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आप ये देखिए गायत्री जी कि सीबीआई ने अपने बचाव के लिए एनएसजी के साथ वहां गए थे। सीबीआई की टीम पे कई बार हमला हो चुका है, एनआईए की टीम पे कई बार हमला हो चुका है। जब वहां की जनता और भारत की जनता और विदेश में बैठे लोग जब इस तरह का कृत्य देखते हैं, तब उनको ये समझ में आता है कि आम जनता का क्या हालत होगा। और जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रही हैं गायत्री जी, मेरे पास ऐसे इंफॉर्मेशन है, और मैं व्यूअर्स को ये बता दूं, मैं रहता बिहार में हूं, पर मेरा बंगाल से बहुत क्लोज नाता है। आई डोंट रियली वांट टू सेल दिस। मेरे अपने एल्डर ब्रदर, ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग इन कलकत्ता। तो मैं काफी फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, न्यू टाउन एरिया में रहते हैं।
और तो मैं जो भी बोलूंगा मैं बिल्कुल आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। तो वहां पे जो सिस्टम है, एक तो मैंने बताया कि जो सीपीआई का जो सिस्टम है वो सिस्टम आ गया। संदेश खाली का जो उजागर हुआ उसमें केवल महिलाओं के साथ और इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ और जो अदर चीजें हैं, मैं हर तरह के लोग प्रोग्राम को देखते हैं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, उसके खिलाफ जब सीबीआई और जब तहकीकात होनी शुरू हुई तो पता ये चल रहा है अब कि वो आर्म्स डीलर भी है, वो ड्रग्स डीलर भी है, वो कैटल डीलर भी है, वो कोल डीलर भी है। मतलब बंगाल के बॉर्डर से जितने भी तरह से देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो व्यक्ति शहंशाह का केवल नाम नहीं है, वो शहंशाह के रूप में राज कर रहा था। आप देखिए ममता ने उनको असेंबली में डिफेंड किया है। ऐसे बहुत केजरीवाल के अलावा मुझे ऐसा कोई याद नहीं पड़ता है कि किसी ने किसी क्रिमिनल को, किसी घोषित अपराधी को असेंबली में सर्टिफिकेट देने का काम किया हो। एक तो केजरीवाल ने अपने मित्रों के लिए किया जो आज जेल में है, और दूसरी ममता इसी शाहजहां के बारे में उन्होंने कहा था कि ये सेंटर का हस्तक्षेप है। अब देखिए जब चीजें सामने आ रही हैं तो वहां से आर्म्स हॉल जो हुआ है उसमें बाकी सब चीजें तो हुई हैं, उसमें कोल्ड पिस्टल जो होता है दैट इज ओनली रिजर्व फॉर गवर्नमेंट पुलिसमैन, जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी जो पुलिस में जो काम करते हैं उनके लिए वो चीज रिजर्व होता है। वो संदेश खाली के शाहजहां के ये मुल्ला करके कुछ उसका नाम है, उसके घर से कल बरामदी हुई है। और ये सीबीआई वाले इतना डरे हुए थे, ये कहना गलत होगा कि डरे हुए थे, वो इतना एहतियात ले रहे थे कि उन्होंने वो रोबोट और ये जो हाईली मैकेनाइज्ड जितनी भी चीजें होती है इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वॉल्व होती है उसके साथ उस घर में एंटर किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर जो बम बनाने वाली जो सामान है, जैसे टेररिस्ट लोग करते हैं कि आपने दरवाजा खोला और बुम से पूरा उड़ गया, जो फिल्मों में कई बार देखते हैं। तो इस डर से पहले एक रोबोट को अंदर भेजा गया जहां से पूरी चीजों का पता किया गया और जमीन के नीचे से वो आर्म्स का हॉल हुआ है। तो आप देखिए कि ममता की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। भाजपा एक उनका पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हो सकता है, पर वो देश के खिलाफ अब खड़ी हो चुकी है। और उनके मंत्री जो हैं वो कई बार बोल चुके हैं कि हम यहाँ 7 पाकिस्तान बना देंगे। वो वो एक एरिया में बोलते हैं कि हम 7 पाकिस्तान बना देंगे। अब मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ये जगह जो है न्यू टाउन काफी पॉपुलर है, वहां खुले इसलिए उसका नाम न्यू टाउन है। ममता ने ही उसको करीब करीब अपने कार्यकाल में डेवलप है। वहां पे क्लब का सिस्टम है, और ये जो क्लब जो होता है यही वहां का जो तोलाबाज है। वो पूरे पूरे दिन या तो वहां जुआ सट्टा चलेगा या वो कैरम बोर्ड खेलते हैं, और शाम में 9:30-10 बजे के बाद अपने अपने चॉइस के पेय पदार्थ के साथ वो वहां पे बंटवारा करते हैं। और ये सब मैंने देखा, मैं कोई किसी वहीं पे ये डिसाइड होता है कि किसने किसका मकान बन रहा है, कौन किसके यहां से बालू लेगा, कौन किसके यहां से सीमेंट लेगा, मोरन लेगा, गिट्टी लेगा। और पहले आप तोलेबाज जो जो क्लब जो है उससे आप पहले परमिशन लेते हैं, तब आप जाकर के अपना मकान बनाना शुरू करते हैं। तो आज के डेट में बंगाल जो है वो बिल्कुल रॉट इतना ज्यादा सेटिंग कर चुका है कि जो वीडियोस हमारे पास सामने आ रहे हैं वो बहुत स्केरी है। संदेश खाली एक संदेश देने की कोशिश कर रही है पूरे भारत को। और ये केवल बंगाल में सीमित नहीं है, आप केरला के पॉकेट्स में चले जाइए, आप महाराष्ट्र के पॉकेट्स में चले जाइए, जो बिहार से लगा हुआ बंगाल का जो एरिया है सीमांचल, आप उसमें चले जाइए। तो इसका जो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जब हम देखते हैं तो यहाँ कन्वर्जन इतना ज्यादा हुआ है कि इनको कोई देश से लेना देना नहीं है। ये अपने आप को हमास से जोड़ते हैं, ये अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से जोड़ते हैं, टर्की से जोड़ते हैं। इनके लिए भारत दरुल हर्ब और दरुल इस्लाम, यही दो रियलिटी है मैडम। दरुल हर्ब वो हुआ जहां काफिर रहते हैं, और दरुल इस्लाम वो हुआ जहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं। तो अगर आप टर्की से चलेंगे, इंडोनेशिया जकार्ता तक जाएंगे, तो उनके उनके लिए सिर्फ एक ही ये भारत देश ऐसा है जो उनको रोका हुआ है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा बेल्ट आप देखेंगे मुस्लिम बेल्ट हो चुका है। और यही जो है इनके लिए सबसे बड़ा दर्द बना हुआ है। ममता है वो भारत को बेचने के लिए बिल्कुल आतुर हो चुकी है, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, जो कि अब मुश्किल लग रहा है मैडम। सॉरी, मैं आपको सवाल पूछने का चांस अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं
खत्म करना चाहता हूं। ममता को अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लग रहा है, वहां के मुसलमान को अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लग रहा है, क्योंकि जितनी बार भी अमित शाह वहां जा रहे हैं ठोक के बोल रहे हैं कि भाई हम सीएए और एनआरसी तो लागू करके ही रहेंगे। तो इस वाले इलेक्शन में ज्यादा रैबिड लोग हो रहे हैं, ज्यादा क्रूएल लोग हो रहे हैं। आप समझिए 18 साल के बच्चे को काट करके पेड़ पे लटका देना। यही नहीं, जो उनके अधिकारी है, सॉरी, जो भाजपा के जो पॉलिटिशियन है, जो संगठन के जो इंचार्ज है, उनको ये पत्थर से मारते हैं, ये रोहिंग्या। ममता ने रोहिंग्या का जैसे लोग परिसीमन करते हैं, वैसे ममता और उसके मुसलमान, उनका जो मुसलमान का जो गिरोह है, वो हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर वार्ड में उन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना रखा है, जिसका सिर्फ काम है तोलाबाजी, लोगों को टेरराइज करना और ममता और छुटभैये नेता के थ्रू पैसा अभिषेक के तक पहुंचाना। ये मैं अपने व्यक्तिगत राय पे बोल रहा हूं, जिसको भी केस मुकदमा करना है मुझ पे कर लेना, ठीक है। और उनका सिर्फ और सिर्फ काम है भारत को किस तरह कमजोर करे और किस तरह से इस्लाम का झंडा बंगाल में मजबूत करे, जो कि मैं होता हुआ देख रहा हूं। जी, अभी रिसेंटली एक आई है जो इनके, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई हैं भागी भागी, ये क्या मुद्दा है अविनाश जी? जी, जो मैंने शुरुआत में बोला कि संदेश खाली का जब उजागर हुआ, जो कल्प्रिट, पहले तो 1.5 महीने तक भागा रहा, करीबन पौने 2 महीने तक। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने प्रेशर बनाया उनके अरेस्ट के लिए, तो वो रातों रात अरेस्ट भी हो गए। दुनिया ने देखा कि शहंशाह, बिल्कुल शहंशाह की तरह ममता के पुलिस के साथ वो पुलिस स्टेशन में इंटर कर रहा है, 10-12 दिन वहां आराम से रह रहा था। तब तक कोई तहकीकात भी नहीं हो रही थी, ना ही कुछ देश को और जनता को पता चल रहा था। फिर पिटीशन फाइल किया गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने पिटीशन को ध्यान से सुना और इनके जितने भी इनके पुराने रिकॉर्ड्स को जब पुलिस ने और जब सरकारी वकील ने सामने रखा और इस बात को सामने रखा कि ममता के राज में नहीं हो सकता है इस पे न्याय, तब हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को दे दिया। ममता यहां तक भी कोई इसको दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो जानती है कि सीबीआई है, सरकारी मामला है, इसको टलते टलते मेरा इलेक्शन निकल जाएगा। पर यहां तो अमित शाह जी बैठे हुए हैं, मामला बहुत बड़ा है, मामला सीबीआई देखता है। हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट इज क्लोज टू 85 to 90%। लोग ये भूल जाते हैं, ये सब जगह एक ही चीज चिपका देते हैं कि वो सेंटर के खिलाफ, ममता के खिलाफ सेंटर कार्रवाई कर रही है। जी नहीं, ऐसा कोई, सीबीआई के पास इतने केस की कमी नहीं है जो ममता के पीछे वो चली जाएगी। कई पुराने केस भी पड़े हुए हैं, उनका भी नंबर आएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव 30 साल के बाद जेल गए थे, केस फाइल होने के 20-22-25 साल के बाद वो जेल गए थे। तो हाईकोर्ट ने जब इनका पिटीशन देखा, तो हाईकोर्ट ने बोला भाई बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उन्होंने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, कलकत्ता पुलिस से, सीआईडी से निकाल करके वो केस चला गया सीबीआई के पास। सीबीआई ने केस को बहुत सीरियसली लिया और जब शहंशाह से ने जब जो खुलासा किया, उसके बाद अब कार्रवाई हुई। तो सीबीआई ने अपने बचाव में, और जो तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो एनएसजी को लेके गई। फिर उन्होंने पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि ये जानबूझ के इलेक्शन के दौरान किया जा रहा है, सो दैट एक फियर फैक्टर डाला जाए पब्लिक में। सेंटर फियर फैक्टर डालना चाहती है, इसके लिए वो भागी भागी सुप्रीम कोर्ट गई है। मैंने अपने ओरिजिनल वक्तव्य में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे बात करती है, और जिस तरह का संदेश खाली में महिलाओं, बच्चों और जिस तरह से उस एरिया का जो जहां वहां कांड हुआ है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि साक्ष्य देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई और जजमेंट देगी। मेरे समझ से ममता अगर सुप्रीम कोर्ट भी गई है तो वहां से भी उनको बहुत बुरा स्ट्रक्चर मिलने वाला है। जी, जी। कमिंग बैक टू ममता बनर्जी एंड उनकी चोटें, आप मतलब आप जर्नलिज्म में लंबे टाइम से रहे हैं। आई थिंक शी इज द ओनली पॉलिटिशियन जिसको हर इलेक्शन में चोट लग जाती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी। गायत्री जी, अंग्रेजी का 2 वर्ड है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो जब हम चाइल्ड लाइक बोलते हैं तो वो उसका मतलब होता है प्यारा, और चाइल्डिश का मतलब होता है हो गए बुजुर्ग क्यों बचपना कर रहे हो। तो ये अभी भी वो चाइल्डिश बिहेवियर है इनका। वो अभी भी ये समझ रही है कि वोटर को मैं इस तरह के ट्रिक से मैं जीत सकती हूँ। और जैसा उनका चाल चलन, जैसा उनका व्यवहार है, मुझे तो नहीं लगता है, जिस तेजी में वो रहती हैं, अनाप शनाप जिस तरह से बोलती हैं, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत चोट चपाट लग जाता है। आम जीवन में ऐसा होता ही है। इलेक्शन के दौरान लोग काफी ट्रैवल करते हैं, हर तरह का माहौल होता है, लकड़ी के स्टेज, लकड़ी की सीढ़ियां रहती हैं, तो इसमें कोई चोट लगना कोई
आम बात है। पर उस चोट को कोई अगर बेच करके, उस चोट को दिखा करके किसी तरह का इल्जाम किसी पे लगाना, ये अच्छी बात मेरे समझ से तो नहीं है। जनता भी मान चुकी है, जो पिछले इलेक्शन में वो नाखून कटा के शहीद होने वाली जो बात है, आपने सुनी होगी गायत्री जी, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका दिन अब खत्म हो चुका है। मेरे समझ से बंगाल के जो भद्र लोग हैं और जो जनता, आम जनता जो बंगाल की है, वो ये बात को ठान चुकी है और मान चुकी है कि ममता को जितना चांस मिलना था मिल चुका। सेंटर में गौ सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बार ममता क्योंकि बुरी तरह इलेक्शन हार रही है, अभिषेक बनर्जी भी जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में अब वो चाहे हाथ पैर मार रही है, उसमें कहीं चोट लग गई होगी तो लग गई होगी, वरना इसमें कोई सीरियसनेस जैसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जी, अभी ममता का बयान आया, जो ये जखीरा पकड़ा गया, मैं वर्ड बहुत सोच समझ कर यूज कर रही हूँ। बंकर मतलब ऊपर में कुछ और है, नीचे अंडरग्राउंड बड़ा सा बेसमेंट बनाकर, जैसा अभी सर ने बोला कि पहले वहां पे रोबोट्स भेजे गए जिससे चेक करें कि ऐसा ना हो कि फट जाए, जैसे ही हमारी एजेंसीज अंदर जाए। एनएसजी गई, एनएसजी के वेस्ट बंगाल में जाने के ऊपर भी ममता कोर्ट गई हुई है, राइट। दूसरा कह रही हैं कि यहाँ पे तो अगर चॉकलेट का बॉम्ब भी फट जाता है तो सेंटर एजेंसीज को भेज देती हैं। ये कह रही हैं, ऑफिशियली कह रही हैं कि सीबीआई ने, हमें क्या पता कि सीबीआई ने, मतलब ऐसे बोल रही, हमें क्या पता कि सीबीआई ने खुद ही वहां पर ले जाकर ये सारे हथियार रखे हो और उसके बाद मुझे और मेरी सरकार को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा हो। हाउ कैन अ चीफ मिनिस्टर मेक सच स्टेटमेंट्स? क्या सीबीआई इनको आड़े हाथों नहीं ले सकती है? एनएसजी इनको आड़े हाथों नहीं ले सकती है? जी। बिल्कुल। देखिए मैम, डेमोक्रेसी में एक एक और कहावत है कि डेमोक्रेसी हैज टू पे इट्स प्राइस। डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए डेमोक्रेसी एक प्राइस पे करता है। और वो डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। तो ये जनता प्राइस पे करती है। हमने प्राइस पे किया है, कांग्रेस की सरकार में भी हमने प्राइस पे किया है। 1984 का घटना किसी ने नहीं भूला है। और जहां तक बिहार की बात है, जातीय हिंसा किसी ने नहीं भूला है। एक लक्ष्मणपुर बाते में 59 लोगों का नरसंहार हुआ था, कोई नहीं भूला इस बात को। लालू के राज को किसी ने नहीं भूला है, राज को कोई नहीं भूलना चाहता है। और ममता बार बार इस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही है उसी घिसी पीटी टेप के साथ कि सेंटर मेरे खिलाफ है, सेंटर मेरे खिलाफ है। जो बंगाल इंडिपेंडेंस के समय नंबर 1 पोजीशन पे था, आज उसका स्थान कहां है ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। और इसका कारण पहले तो सीपीआई सरकार थी, पर जैसा मैंने बोला कि वहां की राजनीति नहीं, कि राजनेता बदल गए। राजनीति आज भी वहां पे सीपीआई वाली राजनीति है, गुरिल्ला वारफेयर की राजनीति है, तोलाबाजों की राजनीति है, क्लब की राजनीति है, छोटी राजनीति है। मुसलमान रोल प्ले करते हैं और कोई भारत के मुसलमान ये नहीं है, ये रोहिंग्या है, ये कन्वर्ट्स है, नियो कन्वर्ट्स कहना पड़ेगा। कन्वर्ट तो खैर सारे ही मुसलमान है, मुसलमान कोई पैदा नहीं लेता, मुसलमान कन्वर्टेड ही होते हैं। जितने भी किताबी वाले जो रिलीजन है सब कन्वर्टेड है। तो इनके यहाँ सनातन का कोई कॉन्सेप्ट तो है, होता नहीं है। तो ये जो कन्वर्जन, जो नियो कन्वर्जन जो है, और ये जो बांग्लादेश से जो इन्फ्लक्स हुआ इंदिरा गांधी के पॉलिसी की वजह से, वोट बैंक की पॉलिसी की वजह से, हमें याद होना चाहिए कि यही ममता 98 के सरकार में स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी के ऊपर मोटा सा फाइल फेंक दिया था कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं, क्योंकि तब वो उनके वोट बैंक थे। आज जब वो ममता के वोट बैंक हो गए हैं, तो ममता जी मीठी आवाज में कह रही है, वही चॉकलेट बॉम्ब का चॉकलेट खा के कह रही है, पता नहीं उनके अंदर कब फटेगा वो बॉम्ब, पर चॉकलेट खाकर मीठी आवाज में वो कह रही है कि नहीं नहीं, हम एनआरसी और लागू नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे। मतलब क्या दिमाग है? पार्लियामेंट से पास किया हुआ लॉ कोई रोक सकता है मैडम? बट ये अब वहां की जनता समझ गई है। अच्छा, मुसलमान भी बहुत होशियार है। जो जो मुसलमान जो भारत में रह चुके, काफी लंबे समय से रह चुके, एक उनका बैकग्राउंड राज रजवाड़े का भी बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि वहां पे मुगल के जमाने से राजा, मुस्लिम राजा लोग रहे हैं, तो वहां पे एक उस तरह का भी एलिमेंट है। जो पुराने जमींदार जैसे लोग हैं, वो लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि ये जो मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, मुसलमान कहना गलत होगा खास करके बंगाल के संदर्भ में, ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी मुसलमान का जो ये पॉलिटिक्स है ममता का, ये उनको भी बर्बाद करेगा। इसलिए उनके अंदर भी एक डिवाइड देखी जा रही है। मुझे ये देखना, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये डिवाइड कहां तक है। पर जो हमें दिख रहा है रैबिड, बिल्कुल एग्रेसिव, जो मुसलमान नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, जो स्ट्रीट्स पे, जो रोड पे निकल के जो कर रहे हैं, ममता उनको एड्रेस कर रही है।
अपना चोटिल दिल और दिमाग और शरीर उनको दिखा रहे हैं। इनके पास अब कोई भद्रलोक नहीं है, इनके पास कोई मिडिल क्लास नहीं है। इन महिलाएं वहां की डरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने महिलाओं को कुछ दिया नहीं। 15 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी सरकार के लिए, तो कुछ ना कुछ हर आदमी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है इस 15 साल के पीरियड में। बट अब सर्वाइवल की बात हुई है, जिंदा रहेंगे तभी तो हमें बोनस मिलेगा, जिंदा रहेंगे तभी तो भत्ता मिलेगा। तो क्योंकि अब सर्वाइवल की बात आ गई है, तो बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन वो अब मूव कर रहा है। अब तोलाबाज पे आता हूं, ये तोलाबाज ही बड़े होशियार है। जैसे जब सीपीआई के जमाने में वो सीपीआई का लाल झंडा उठाते थे, उसके बाद ममता का हरा झंडा और फुल पत्ती उठा लिया। अब वो भी समझ रहे हैं कि अमित शाह मोदी का अब जमाना है, भारत से जुड़ के रहना है, हमारी कमाई को जो भी कमाई है उसको बरकरार करके रखना है। तो वो भी अपना बैलेंस ऑफ पावर अब भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि शायद बिहार से अगर भाजपा कम भी अगर हो जाए, मोर देन डबल की भरपाई वो करेगी, क्या नाम है, बंगाल से। और जो वहां के जो तथाकथित जो पंडित है पीके जी, उनका मैं अभी कुछ दिन पहले वक्तव्य देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि केरला में भी और क्या नाम है बंगाल में भी शायद भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए। जी। मैं यहाँ पर नॉट केरला, वेरी वेरी सॉरी, नॉट केरला, तेलंगाना। तेलंगाना में और वेस्ट बंगाल में अगर भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाती है तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वहां की मुस्लिम राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें जी लोग अब ऊब सर, चुके हैं। जी बिल्कुल सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ, और वो है ये जो न्यूज मीडिया में आई फॉरेन मेड आर्म्स, ये कहाँ से आ रहे हैं? कौन से फॉरेन कंट्री से इनके पास आ रहे हैं ये आर्म्स? कौन सा ऐसा देश है जो इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन दे रहा है? क्या ये भारत में विद्रोह करना चाह रही हैं? विद्रोह की राजनीति यहाँ पर होने वाली है ममता के राज में? जी। इसमें इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हमें याद होना चाहिए पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप। आज के देश के इतिहास में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप सबसे बड़ा एपिसोड है। वो ऐसा जखीरा गिरा के चला गया था, वीरभूम की तरफ कोई एरिया था हवाई जहाज से, जिससे हो सकता है कि वो पूरे देश के साथ 3 दिन तक वो उस आर्म से वो आर्मी लड़ सकती थी, जिसके हाथ वो लग जाता। तो मैंने जैसे पहले कहा, बंगाल की पहले से हिस्ट्री रही है, क्योंकि सीपीआई एमएल जो है वो देश की पार्टी तो है ही नहीं। उनके पितामह तो चाइना और रशिया में बैठते हैं, वो तो अपने नाम के आगे लिखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिस तरह से वहां लिखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उनको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये देश को बेचने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और ये आर्म्स कहां बांग्लादेश से आ रहा है? ये आर्म्स कहां, ये जितने भी बॉर्डर एरिया है वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है। मैं वहां तक गया हूं गायत्री जी, बहुत ही पोरस बॉर्डर है। कई बार आप, हमारा नाला बांग्लादेश के नाला से जुड़ा हुआ है, हमारा पॉन्ड बांग्लादेश के पॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जो डेयर डेविल जो लोग होते हैं, उन्होंने पिछले 15-20 साल में ममता के राज में एक टनल जैसा बना लिया है। एक गिरोह तो है ही है, एक सिस्टम बना लिया है जिसमें एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ वो चीजें पहुंचते पहुंचते बंगाल में पहुंचती है। और इसमें महिलाओं का भी रोल है, बच्चों का भी रोल है, ये जो कैटल जो ट्रेडर होते हैं उनका भी रोल है, ट्रक ड्राइवर का रोल है। यहां मैं चाहूंगा कि मोदी सरकार और अमित शाह जो बीएसएफ को हैंडल करते हैं, उनको थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। पर एज यू एंड आई नो, हर चीज को हम सिक्योर नहीं कर सकते हैं। मित्र देश है हमारा बांग्लादेश, इसलिए हमें वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका भी ख्याल रखना होता है। बट वो इतना पोरस बॉर्डर है कि कोई भी आदमी, अब विश्वास नहीं करेंगे, इलेक्शन में इधर लुंगी पहन के उधर से इधर आते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, उधर चले जाते हैं। इतना पोरस ये बॉर्डर, और आप कुछ नहीं कर सकते। रिश्ते ऐसे हैं, एक की बेटी इधर है, बेटा उधर है, शादी एक दूसरे बॉर्डर की इस तरफ उस तरफ होती है। तो ये तो भारत की जो मैत्री का जो एलिमेंट है उसके अंदर हम इसको देखना चाहते हैं। पर इसका नाजायज फायदा ममता उठा रही है, इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। जी, जी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है संदेश खाली से ही ममता का डाउनफॉल शुरू हो गया? जो एक्चुअल एकदम होता है ना डिसेंट, इससे पहले ऐसे ग्रेजुअली डाउन 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 हो रहा था, जो हम ग्राफ पे देखते हैं डाउन डाउन डाउन। बट संदेश खाली, अगर मैं लैंडमार्क बोलूंगी, लैंडमार्क इंसिडेंट्स, तो आई थिंक संदेश खाली के बाद में ना इनका एकदम से पूरा स्टीप डिक्लाइन। संदेश खाली हैज बिल्कुल। टर्न्ड आउट nail in her coffin. संदेश खाली इज गोना बी हर एक्विलीज हील। वो इनको अब जिंदा नहीं कर सकता है पॉलिटिकली। ममता बनर्जी का डिक्लाइन नहीं हुआ है, मिटियोरिक डिक्लाइन अब शुरू हुआ है। ममता को यहां से उबरना बहुत मुश्किल है।
और संदेश खाली तो सिर्फ एक संदेश है। अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जब सीबीआई जाएगी और जब उनके करप्शन केस खुलेंगे और जब इनके जैसे केजरीवाल के मंत्री जब जेल गए हैं, जैसे इनके मंत्री ऑलरेडी 3-4 लोग जेल जा चुके हैं, देश को पता है इनके मंत्री के घर से 100-100 200 करोड़ रुपए निकले हैं, इनका व्यवहार देश को पता है, शादीशुदा लोग कैसे महिलाओं को रखते हैं, मतलब वो कहना ठीक नहीं है फैमिली प्रोग्राम में, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड, सब अडल्ट है यहाँ पे। तो इनका डाउनफॉल नहीं है मैडम, इनका मिटियोरिक डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीबीआई, एनएसजी, बस आर्मी भेजना, आर्मी भी पहुंची हुई है, बटालियंस पहुंचे हुए हैं जो रिजर्व फोर्सेस हैं और जो स्पेशल फोर्सेस हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्शंस के ये लोग। पर देखिए ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टीएमसी जी एक मैं जोड़ूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। एनआईए जो है, सीबीआई और ईडी और सीबीआई तो फिर भी, एक एनआईए जो है उसके पास जो पावर्स है और जो अभी पार्लियामेंट में एनआईए को फर्दर पावर्स जो दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ममता इस चंगुल से बाहर निकल पाएंगी, क्योंकि वो गलत है, गलत किया है और बहुत लंबे समय से वो गलत कर रही है और आगे वो सुधरने जैसी दिखती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाल देश या एनआईए सीबीआई उनको माफ करेगी, अभिषेक बैनर्जी को माफ करेगी और उनके नेताओं को माफ करेगी। अब लोग उनसे जान छुड़ा रहे हैं, उनके खुद के लोग हाथ जोड़ के उनसे जान छुड़ा रहे हैं। आप देखिए, नेता नहीं मिला उनको। जो बाहरी का मोदी और शाह को जो बाहरी कह रहे थे, हास्यास्पद बात है, वो शत्रुघ्न सिन्हा को और कीर्ति आजाद को लड़ा रहे हैं। वो अच्छा, वो तो फिर भी बेचारे गुजरात से और गुजरात के रहने वाले, बंगाल में कन्वासिंग करने आए थे। कीर्ति आजाद बिहार के रहने वाले, दिल्ली में रहे, दिल्ली की पॉलिटिक्स की, बिहार की पॉलिटिक्स की, बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जीवन भर गाथा गाया, पब्लिक सब देखती है। इलेक्शन एक बार जीत जाना इज अ फ्लैश इन अ पैन। मेरे समझ से ममता का मिटियोरिक डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले ही सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीए स्क्रीन के ऊपर है, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, एंड स्पेशली दिस इज अ कॉल आउट फॉर ऑल द स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। दिस चैनल इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। लेट्स वाइडर आवर डोमेन, लेट्स गो डाइवर्स। सो अगर आपको लगता है आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है और आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, कमांड बहुत अच्छी है समझाने में, बी माई गेस्ट। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।